आइए हम लोग आगे पढ़ें। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। इससे आगे हम लोग जानना चाहेंगे कि पोलरिटी क्या है, पोलरिटी क्या है, और पोलरिटी के साथ जानना चाहेंगे कि डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या है। तो बच्चों, जब एक ही विद्युत क्षेत्र में दो समान और विपरीत आवेश रखे जाते हैं, समान इसलिए कि दोनों का अमाउंट समान है, ये प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू है, अमाउंट समान है, और विपरीत हैं, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव है। इन परिस्थितियों में यहाँ डाइपोल पैदा होता है और पोलरिटी डाइपोल के पदों में ही व्यक्त की जाती है। ध्रुवीय बंधन जब भी बनता है तो उसका कारण डाइपोल फॉर्मेशन ही होता है। हम लोग इसी बात को जानने वाले हैं। अगर इन दोनों के बीच की दूरी d है तो डाइपोल मोमेंट को हम लोग म्यू के द्वारा सूचित करते हैं। तो डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू, ये चार्ज इंटू डी। चार्ज किस में? ESU में। ESU को जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, और डी डिस्टेंस है। डिस्टेंस कितने? सेंटीमीटर में। तो जितना आता है उसको हम लोग ESU सेंटीमीटर में व्यक्त करते हैं। ESU सेंटीमीटर लिखते हैं। इसी को हम लोग डिवाई कहते हैं। डिवाई को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से। एक डिवाई बराबर होता है, एक डिवाई इज इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 18 ESU। फिर से समझिए कि डाइपोल मोमेंट क्या है। तो सबसे पहले डाइपोल को समझेंगे। तो जब दो समान और विपरीत आवेश को एक दूसरे के विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है तो द्विध्रुव का निर्माण होता है, और पोलरिटी को इसी डाइपोल के पदों में व्यक्त किया जाता है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ये आवेश तो बराबर है, इक्वल है, तो कोई भी आवेश लें, प्लस लें या माइनस लें, तो आवेश इनटू डी, इन दोनों के बीच की दूरी, डिस्टेंस को सेंटीमीटर में और इसको ESU में लेते हैं तो ESU सेंटीमीटर में आता है क्या? डाइपोल मोमेंट। और ESU सेंटीमीटर को ही हम लोग डिवाई के नाम से जानते हैं। इसको कैपिटल डी से सूचित करते हैं। ये हालांकि CGS का मात्रक है। SI पद्धति में जो मात्रक है उसको हम लोग कूलाम मीटर कहते हैं, यानी ESU की जगह कूलाम और सेंटीमीटर की जगह मीटर। तो ये SI मात्रक है, इसको ध्यान में रखेंगे। जब कोई ध्रुवीय यौगिक बनता है, अगर एक बंधन है और उस बंधन में डाइपोल फॉर्मेशन हो रहा है, पोलरिटी है, तो वहाँ पर जो बंधन बनेगा उसका ध्रुवीय होना तय है। लेकिन यदि एक से अधिक बंधन हो और बंधन जिनके बीच में बना हो, यदि A हो और A से B और A से C के बीच में बंधन बना हो, तो ये बंधन एक ही तरफ है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये A है और A से इधर B है और इधर C है, ऐसा भी हो सकता है। अगर एक से अधिक बंधन हो, दो बंधन है, यहाँ भी दो बंधन है, इन परिस्थितियों में जो ध्रुवीय गुण होता है, जो पोलरिटी होती है, इसमें डाइपोल मोमेंट जब निकाला जाता है तो इनके दोनों के डाइपोल मोमेंट का सदिश गुणनफल होता है। और इसके लिए एक सूत्र का उपयोग करते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं कि μr इज इक्वल टू μ1 स्क्वायर प्लस
म्यू टू स्क्वायर प्लस 2 म्यू 1 म्यू 2 कॉस थीटा अंडर रूट। इसी फार्मूला का उपयोग किया जाता है इन परिस्थितियों में। थीटा इसका परिणामी ये म्यू आर है, परिणामी बल आघूर्ण, परिणामी डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। अगर परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है तो इन परिस्थितियों में यदि थीटा का मान 0 है, थीटा इज इक्वल टू 0 है, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होगा और तब म्यू आर जो होगा ये बराबर होगा म्यू 1 प्लस म्यू 2 के। ध्यान रखेंगे। और यदि थीटा इज इक्वल टू 180 होगा देन म्यू आर इज इक्वल टू म्यू 1 माइनस म्यू 2 होगा, इसलिए कि 180 होगा। देन कॉस थीटा का मान जो होगा -1 होगा, और -1 होगा चूंकि ये दोनों बराबर होता है, म्यू 1 भी और म्यू 2 भी, इसलिए कि q प्लस q से गुणा हो माइनस q से गुणा हो, ये जब दोनों बराबर होगा तो इन परिस्थितियों में इसका मान 0 होगा। और यदि 0 होगा तो अध्रुवीय यौगिक होगा। इसीलिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड ये अध्रुवीय होता है, और HCl में एक ही बंधन है तो ये ध्रुवीय होता है। तो ध्रुवीय होने के लिए इसको पोलैरिटी को जानना जरूरी है कि पोलैरिटी क्या है और डाइपोल मोमेंट क्या है। इसी से संबंधित एक सिद्धांत आया जिसको हम लोग फाजान्स रूल कहते हैं। आइए उस फाजान्स के नियम को देखें कि फाजान्स रूल क्या है। फाजान्स रूल Fajans rule, that is covalent nature in electrovalent compound। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में कोवैलेंट नेचर का आना। फाजान ने क्या किया कि आप विचार करें कि कोई धनायन जो है वह किसी ऋणायन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो पोलराइजेशन होगा, इसलिए कि धनायन ने ऋणायन को इलेक्ट्रॉन दिया है, और इलेक्ट्रॉन देने के बाद यदि वो इलेक्ट्रॉन को छीनेगा तो जो ऋणायन का सेल है, जिस संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन है, उसकी स्थिति विकृत हो जाती है, और जब विकृत हो जाती है तो वो मुश्किल में आ जाता है। जैसे ये अगर ऋणायन है और इससे इसने इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश की तो इसकी स्थिति विकृत हो जाती है, ये लंबा हो जाएगा फिर, और ये विकृति जितनी बढ़ेगी पोलराइजेशन उतना बढ़ेगा। यही है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या है? जैसे हमने आपको कोई चीज़ दे दी, आपने ले लिया, और लेने के बाद फिर हम उसको छीनने लगे और आपने हमको देने से मना कर दिया। देने के बाद हम आपसे क्यों छीनेंगे? इसके कारणों की व्याख्या की फाजान ने। आइए हम उन बातों को देखें कि फाजान ने अपने नियम में क्या क्या कहा। पहली बात फाजान ने अपने नियम में कहा, पहली बात कहा कि साइज ऑफ कैटायन का आकार, इट मीन्स पॉजिटिव आयन का आकार यदि छोटा हो, धनायन देने वाले का आकार यदि छोटा हो तो वो फिर जिसको दिया है उससे लेने लगता है, तो पोलराइजेशन बढ़ता है। आइए देखें, जैसे लिथियम धनायन, ये सोडियम धनायन, ये पोटेशियम धनायन, रुबिडियम धनायन,
ये धनायन का आकार उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, तो पोलराइजेशन किस में अधिक होगा? दैट इज सीक्वेंस ऑफ पोलराइजेशन। इसका आकार छोटा है धनायन का, तो ये अधिक पोलराइजेशन करेगा इनके कंपैरिजन में, और जैसे जैसे उधर को जाएगा वैसे वैसे पोलराइजेशन घटेगा क्योंकि आकार बढ़ेगा। दूसरी बात इन्होंने कहा साइज ऑफ एनायंस। एनायंस मीन्स निगेटिव आयंस, कैटायन मीन्स पॉजिटिव आयंस। तो क्या होगा? एनायन का आकार, इट मीन्स ऋणायन का आकार जैसे जैसे बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा। ठीक उल्टा, जैसे ये फ्लोरीन है, फ्लोराइड बनाया, क्लोरीन ने क्लोराइड बनाया, ब्रोमीन ने ब्रोमाइड बनाया, आयोडीन ने आयोडाइड बनाया। अब ये आकार बढ़ रहा है तो पोलराइजेशन बढ़ेगा। ठीक उल्टा, ध्यान से देखें, ये आकार का बढ़ता क्रम, ये आकार का बढ़ता क्रम, पोलराइजेशन का घटता क्रम, पोलराइजेशन का बढ़ता क्रम। इट मीन्स धनायन का छोटा आकार और ऋणायन का बड़ा आकार अधिक पोलराइजेशन उत्पन्न करेगा। अगली बात, तीसरी बात, तीसरी बात, चार्ज ऑन कैटायंस। कैटायंस पर जो चार्ज होगा वो पोलराइजेशन को निर्धारित करेगा। जिस पर चार्ज अधिक होगा वो अधिक पोलराइजेशन करेगा। एज फॉर एग्जाम्पल हियर FeCl2 एंड FeCl3। ये Fe पर 2+ चार्ज और यहाँ Fe पर 3+ चार्ज। देन Fe 3+ जो है, जो कि अधिक चार्ज है, तो अधिक पोलराइजेशन उत्पन्न करेगा। ठीक है, ये मोर पोलराइजेशन उत्पन्न करेगा, इसमें पोलराइजेशन लेस होगा। इट मीन्स आयनिक कैरेक्टर जो होगा वो Fe2+ में अधिक होगा और Fe3+ में। Fe2+ इज मोर आयनिक, Fe2+, 2+ इज मोर आयनिक देन दैट ऑफ Fe3+। इस बात को हम समझेंगे। अगली बात कि नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायंस। आप देखें, ये कॉपर है, इसको देखें सोडियम है। तो कॉपर के पास 29 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 18 1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और इसने यदि Cu+ बना दिया तो इसने 2 8 18, ये एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया, छोड़ दिया, धनायन बना दिया। लेकिन सोडियम 11 है, 2 8 1, और सोडियम ने धनायन बना दिया, तो इट मीन्स 2 8, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। तो इसने बनाया Cu+ और इसने बनाया Na+। अब ये Cu+ Cl- के साथ, यो Na+ NaCl- के साथ, तो इसने NaCl बनाया और इसने CuCl बनाया। लेकिन CuCl NaCl हैव मोर आयनिक कैरेक्टर। क्यों? इसमें पोलराइजेशन बढ़ेगा। व्हाई? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें, वैसे आयन
जिसके बाह्यतम कोश में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे वह पोलराइजेशन अधिक उत्पन्न करेंगे। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। पांचवी बात नेचर ऑफ सॉल्वेंट। महोदय, अगर नेचर सॉल्वेंट का नेचर पोलर होगा तो पोलर सॉल्वेंट जो होगा वो आयन को, जो कंपाउंड है उसको दो भागों में, ये NaCl को Na+Cl- में, Cu को Cu+Cl- में तोड़ देगा और तोड़ करके आयन को एक दूसरे से दूर कर देगा। इसीलिए जब ये पोलर होगा तो उन परिस्थितियों में, पोलर होने के स्थिति में आयनिक कैरेक्टर जो होगा वो बढ़ेगा और कोवेलेंट नेचर घटेगा। तो हम लोगों ने देखा कि क्या क्या स्थितियां हैं। अब कोई पूछे कि इसका एप्लीकेशन क्या है, या जो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा उसका एप्लीकेशन क्या है, इसके पहले हम लोगों ने जाना डाइपोल मोमेंट का क्या एप्लीकेशन है, तो इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका एप्लीकेशन आयनिक गुण के निर्धारण में, इसका एप्लीकेशन है जो मेल्टिंग पॉइंट है उसके निर्धारण में, जो थर्मल स्टेबिलिटी है उसके निर्धारण में, जो कलर है कंपाउंड का, साल्ट का, उसके निर्धारण में, जो लैटिस एनर्जी है उसके निर्धारण में। अब विचार कीजिए कि मैंने कहा लैटिस एनर्जी के निर्धारण में, तो ये आयनिक कंपाउंड है, इसमें कोवेलेंट नेचर है। आयनिक कंपाउंड का लैटिस जो होगा उसमें लैटिस एनर्जी अधिक निकलेगी, और जैसे जैसे आयनिक कंपाउंड के पास कोवेलेंट नेचर आएगा उसका लैटिस एनर्जी घटता जाएगा। आप स्वयं विचार कीजिए कि आयनिक यौगिकों के जो द्रवणांक और क्वथनांक होते हैं वो उच्च होते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा आयनिक कंपाउंड में। लेकिन आयनिक कंपाउंड में यदि कोवेलेंट नेचर आएगा तो कोवेलेंट नेचर आने के कारण उनका मेल्टिंग पॉइंट घटता जाएगा। सो सिंपल। अभी हमने कहा कि ये मोर आयनिक होगा इससे, हमने अभी कहा कि NaCl अधिक आयनिक होगा CuCl से, तो आयनिक गुणों के निर्धारण में ऐसा करके थर्मल स्टेबिलिटी, जो आयनिक कंपाउंड होगा उसमें लैटिस मजबूत होगा, नंबर 1, तो उसका लैटिस मजबूत होगा क्योंकि उसकी लैटिस एनर्जी अधिक होगी, नंबर 1। नंबर 2 कि उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा जिसको तोड़ने के लिए अधिक उष्मा की आवश्यकता होगी, और जो कोवेलेंट नेचर रखेगा उसमें अपेक्षाकृत कम उष्मा की आवश्यकता होगी। तो ऐसा करके हम लोग इन चीज़ों के निर्धारण में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इन बातों को देखा। इसके बाद एक बात हम लोगों को और जाननी है कि कोवेलेंट बॉन्ड जब बनते हैं तो अगर किसी कोवेलेंट कंपाउंड के लिए एक से अधिक लीविस डॉट स्ट्रक्चर की संभावना होती है, लीविस संरचना की संभावना होती है, तो एक से अधिक लीविस संरचना के संभावना होने पर कौन सी संरचना में अधिक स्थायित्व होगा, इसके जानकारी के लिए फॉर्मल चार्ज की अवधारणा हुई। आइए देखें कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है? तो हम लोग इसको जानें कि फॉर्मल चार्ज बराबर होता है, फॉर्मल चार्ज बराबर होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटॉम माइनस 1/2 इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग
बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये इसका सूत्र है। और फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट ये है कि यदि किसी कंपाउंड में अगर दो प्रकार के स्ट्रक्चर हैं तो उसका जो सेंट्रल एटॉम है उसके फॉर्मल चार्ज अगर जीरो है तो वो अधिक स्थायी है, और अगर जीरो नहीं है, कोई संख्यात्मक वैल्यू है, तो जो वैल्यू कम है उसको मोर स्टेबल माना जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको तो हम लोग समझ रहे हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, ये है, इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होता है सल्फर के, ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन यहाँ जुड़ गया, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन यहाँ जुड़ गया, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन यहाँ जुड़ गया, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। हम लोग देख सकते हैं ये हाइड्रोजन का ड्यूएट पूरा हो गया, ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, और ये सल्फर है, इसके आउटर सेल में 4 4 8 2 10 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक स्ट्रक्चर ये है। हम लोग अगर दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें तो दूसरा लिविस स्ट्रक्चर ये है, ये सल्फर है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। अगर इसकी बात करें तो ये हाइड्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन है, इसके ये इलेक्ट्रॉन है, ये सल्फर है, ये सल्फर के इलेक्ट्रॉन है, ये फिर ऑक्सीजन है, ये फिर हाइड्रोजन है, इसको देखें, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये एक ऑक्सीजन यहाँ है, एक ऑक्सीजन यहाँ है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है। मैं आपको बता दूं, इसका ड्यूएट पूरा हो गया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इस सल्फर का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, और इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। अब ये दो संरचना है, एक ये और एक ये, दोनों में से मोर स्टेबल कौन होगा? तो अगर हम लोग इस संरचना की बात करें तो इसका फॉर्मल चार्ज होगा, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू किसका निकालेंगे? सल्फर का। तो सल्फर यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटॉम, अगर सल्फर ऐसे होता अकेले स्वतंत्र अवस्था में तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, यही सल्फर है ना, 15 16 2 8 6, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गया 6 माइनस 1/2, 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो गुणे 12, और माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो बंधन में भाग नहीं ले रहे हैं, 0, कोई भी नहीं है। तो इन परिस्थितियों में ये हो गया 6 माइनस 1/2 6, दिस इज इक्वल टू 0। तो इसके फॉर्मल चार्ज का मान 0 हो गया। दूसरा का फॉर्मल चार्ज, इसका फॉर्मल चार्ज निकालें, कैसे निकालेंगे? तो इसमें 6 तो होगा ही, माइनस
1/2 गुणे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्टेट पूरा किया है, 2 2 4 2 6 2 8 2 8, और माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ही नहीं है सल्फर के पास, जो बंधन में भाग नहीं लिया हो तो 0। दिस इज इक्वल टू 6 - 4 बराबर 2। तो ये आया 2 और ये आया 0। मैंने क्या कहा था कि फॉर्मल चार्ज ये बताता है कि यदि फॉर्मल चार्ज 0 हो तो वह कंपाउंड अधिक स्थायी होगा, अगर 2 सूत्र लिखे जा रहे हो तो, और यदि फॉर्मल चार्ज 0 से अधिक संख्यात्मक वैल्यू में हो तो वो कम स्थायी होगा, और यदि दोनों मान संख्यात्मक वैल्यू में होंगे तो वो वैल्यू जो कम होगा वो मोर स्टेबल होगा। तो यहाँ पर अधिक स्थायी ये होगा, ये मोर स्टेबल होगा और ये लेस स्टेबल होगा। तो हम लोगों ने आज कितनी बातें देखी? एक देखा पोलरिटी एंड डाइपोल मोमेंट, पहली बात। फिर हम लोगों ने दूसरी बात जानी कि फाजान का नियम और ध्रुवणता क्या है। हमने बताया कि ध्रुवणता क्या है और ध्रुवण कैपेसिटी क्या है, पोलराइजेशन की कैपेसिटी क्या है। तो कोई धनायन है, उसके द्वारा ऋणायन से इलेक्ट्रॉन छीनने की जो शक्ति होती है उसको ध्रुवण क्षमता कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन छीनने के कारण जो विकृति पैदा होती है, एनायन यानी ऋणायन जो है उसके सेल में, संयोजी कोष में, उसको हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं, और वो विकृति पैदा करने की क्षमता उसकी पोलराइजेशन कैपेसिटी कहलाती है। और उसी को आधार मान करके और फाजान ने एक नियम दिया जिसको हम लोग फाजान का नियम कहते हैं। तो फाजान का नियम क्या है, फाजान के नियम का क्या उपयोग कर सकते हैं, और हम लोग डाइपोल मोमेंट का क्या उपयोग कर सकते हैं। डाइपोल मोमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का अगर क्रम लगाना हो तो उसमें उपयोगी होता है। अगर बताना हो कि मोर पोलर कंपाउंड कौन होगा तो उसमें उसकी उपयोगिता है। ऐसे यहाँ फाजान के नियम की उपयोगिता हम लोगों ने जाना कि किन किन चीज़ों में फाजान के नियम की उपयोगिता है, और उसके बाद हम लोगों ने फार्मल चार्ज की अवधारणा को जाना कि फार्मल चार्ज की अवधारणा क्यों आई। अगली बात जानने के लिए हम लोग अगले वीडियो का इंतज़ार करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।